जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आ रहा था एसएससी जीडी की T20 सीरीज, जो कि आपकी एसएससी जीडी का जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली ये सीरीज आपके सामने मैं रोज 8 बजे यानी कि 8 PM पर शुरू हो जाता हूँ लेकर के। तो सारे के सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दे धमाकेदार तरीके से, और साथ ही साथ अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक वाला बटन जरूर दबा ले एक बार, है ना। और फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सारे सभी विद्यार्थियों को, एक बार गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज का कारनामा। आज का जो काफिला है वो चलने वाला है, शुरू होने वाला है। और बेहतरीन प्रश्न, आज सोमवार का दिन है और हमारे आज के अगर सेशंस के बारे में बात कर लें तो बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन प्रश्न आपके सामने उपलब्ध होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दें। आज 12 दिसंबर है और शुरू करते हैं आज का बेहतरीन व सबसे पहला प्रश्न आपके साथ। और साथ में मैं आपको एक सूचना और बता देता हूं, मिसलिनियस बिंदु भी आपका तैयार है। विद मैपिंग के साथ आपका मिसलिनियस बिंदु तैयार है भाई साहब। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये मिसलिनियस बिंदु जो आज वाला है भाई साहब, कंफर्म यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। और एक प्रश्न यानी कि 2 नंबर, कितने नंबर? 2 नंबर आपके लिए तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दो और फिर शुरू करते हैं आज का कारनामा। देखिएगा भाई साहब, पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि क्या है? यानी कि जो वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा जो जारी किया गया जो प्रमाण पत्र होता है उसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर। कमेंट बॉक्स में आप भी जल्दी से जल्दी आंसर साथ फिलअप कीजिएगा कि इस प्रश्न का ये आंसर, इस प्रश्न का ये आंसर, जिससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया होता रहे कि आप भी प्रश्नों के आंसर सही दे रहे हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि मेरे आज इन 20 प्रश्नों में से मेरे कितने सही हैं, मेरे कितने गलत हैं। ठीक है, इससे आप अपनी तैयारी का आकलन स्वयं खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला ही आंसर जो है एकदम सटीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करवाता है या अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन से बादल है जो कि अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कपासी बादल। कपासी बादल जो है ये तीव्र वर्षा के लिए एकदम उत्तरदायी रहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो पवनों का व्युत्क्रमणी जो प्ररूपी अभिलक्षण है ये किसका जो है उदाहरण है या कौन, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु या मानसून जलवायु। आपने एक चीज सुनी होगी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जलवायु होता क्या है। ठीक है, 3 फैक्टर्स के आधार पर जो है जलवायु के टॉपिक को हम पढ़ते हैं। कभी लेकर आएंगे आपके सामने जलवायु का एक बिंदु, जिसमें मिसलिनियस बिंदु की सीरीज में ही साथ साथ। और मेरा तो मन ये कह रहा है कि एक बार पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको एक साथ करवा दे, एक बार पूरा हिस्ट्री आपको एक साथ करवा दे, जिसमें मोस्टली प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर आप यस कहेंगे तो मैं तैयार हूं आपके लिए, और क्योंकि आपके लिए तो उड़ान क्लासेस भरसक प्रयास करता रहता है। आप कहेंगे तो ये सीरीज भी मैं लेकर आ जाऊंगा। एक ही वीडियो में निपटारा कर दिया जाएगा पूरे के पूरे ज्योग्राफी का, पूरे के पूरे हिस्ट्री का, पूरे के पूरे पॉलिटी का, इनका निपटारा कर दिया जाएगा एक एक वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो। अन्यथा ये सीरीज आपकी ये तो फिर भी चलती रहेगी, अगर वो वीडियो भी डालेंगे तो भी चलती रहेगी ये सीरीज, तो है ना। तो इस प्रश्न का हमारा देखो, एक शब्द हमारे पास होता है मौसम। क्या होता है? मौसम होता है। मौसम क्या होता है? आपने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में क्षण भर में जो मौसम परिवर्तन होता है या क्षण भर में जो चेंजमेंट होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। फिर एक शब्द आपने सुना होगा ऋतु, जिसे आप क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। ऋतु के बारे में बात करें तो सीजन के बारे में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाला एक साइक्लिक चेंज, यानी हमारे वायुमंडल में होने वाला एक चक्रीय परिवर्तन, यानी कि दिसंबर जनवरी के महीना अब चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, आज दिसंबर का 12 दिसंबर है। तो आप देखना, अब दिसंबर में सर्दियां हैं, फिर आगे मई जून में फिर गर्मियां होंगी, फिर आगे बरसाती मौसम, फिर दोबारा से दिसंबर जनवरी में सर्दियां होंगी। यानी कि ये एक चक्कर बना हुआ है और ये पर्टिकुलर ऐसा ही फॉलो होता आ रहा है।
इसी के साथ साथ तीसरा शब्द होता है जलवायु। जलवायु क्या होता है तो देखिएगा, एक तो मौसम हो गया, एक ऋतु हो गया, दोनों का जो पिछले 30 से लेकर के और 35 साल के मिड का जो औसत निकाला जाता है, जो एवरेज निकाला जाता है, उसी एवरेज को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मानसून क्या है, मानसून एक प्रकार की पवन है, एक विंड है जो कि उच्च दाब से और निम्न दाब की तरफ चलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गाइस सी आंसर, यानी कि 3 नंबर आंसर। चलिएगा अगले बेहतरीन प्रश्न की तरफ, और देखिए अगला बेहतरीन प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक को पुनः कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक को पुनः कहाँ पे स्थापित? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा के अंदर। और एक प्रश्न वर्तमान में मैं पूछ लूँ आपसे कि लोक जो सभा है या लोकसभा जो है, जिसे आप निम्न सदन कहते हैं या इसे आप मूर्खों का सदन भी कहते हैं, ठीक है, इस लोकसभा के अंदर कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता था? अब नहीं हो किया जाता, लेकिन कितने भारतीयों को नियुक्त किया जाता था? तो भारत में लोकसभा के अंदर 2 और राज्यसभा में 12। लेकिन अभी इस प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया है, जो कि 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस को नियुक्त या नॉमिनेट किया जाता था, उनको जो है अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में उसे क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लोकसभा के वर्तमान में आपसे स्पीकर पूछ लिया जाए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये रट लेना भाई साहब, ये पेपर में जरूर आएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये रट लेना, पेपर में आएगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? 4 विषय आपको दिए गए हैं, 4 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है, कौन सा समवर्ती सूची में है। आप देखिएगा, सबसे पहले कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि जो है ये एक राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट का जो है हिस्सा है। साथ ही साथ फिर हम बात कर ले इसके बाद में रक्षा, ये हमारे पास किसका विषय है? तो रक्षा जो है ये संघ सूची का या यूनियन लिस्ट का, किसका? संघ सूची का हिस्सा है। अब एक प्रश्न विवादित हो गया, यहां पर देखना, एक प्रश्न आपने विवादित, दोनों ऑप्शन जो है शिक्षा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पुलिस वाला जो शब्द दे रखा है, पुलिस जो दे रखा है, भाई साहब पुलिस के अंदर जितनी भी पुलिस होती है, जितनी भी स्टेट पुलिस होती है, वो सारी की सारी पुलिस किसके अंडर में आती है? वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन एक दिल्ली पुलिस जो कि बेहतरीन नौकरी है भाई साहब, एक बहुत ही जबरदस्त नौकरी है दिल्ली पुलिस, और उस दिल्ली पुलिस की बात कर ले तो वो कौन सी सूची में आती है? संघ सूची में, यानी कि डीपी की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब। दिल्ली पुलिस जो है वो संघ सूची का विषय है, बाकी सारी की सारी पुलिस कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर या पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? भारत में सबसे ऊंचे पद पर जो सिविलियन अधिकारी है वो कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि मंत्रिमंडल का जो मंत्रिमंडलीय जो सचिव होता है वो भारत में सबसे बड़ा या सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? यानी कि आपने सुना होगा कि शून्यकाल चल रहा है। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि 12 बजे फिक्स 12 बजे 00 हो जाता है। इसी 00 की बात कर लें तो इसी को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और यही शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये हमारे इंडिया की, हमारा प्यारा भारत, जिसके लिए हम अपनी जान देने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। ठीक है, तो इसका ए आंसर राइट हो जाएगा, भारत की देन है शून्यकाल। चलिए अगला प्रश्न, और अमेरिका से भारत में क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और नागरिकता ली गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न, कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरण क्या है? तो कैथोड किरण जो होती है ये एक प्रकार का रेडिएशन होता है, एक प्रकार का विकिरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से
किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक होता है, यानी कि किसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो मैग्नीशियम से अधिक होता है, मैग्नीशियम से ज्यादा होता है। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो मैग्नीशियम से अधिक होता है, मोर देन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं, यानी कि रेडियोधर्मिता जो है इस रेडियो एक्टिविटी की जो फिजिकल क्वांटिटी जो है, यानी कि भौतिक परिमाण की इकाई जो है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकोरल। क्या हो जाएगा, बेकोरल, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है, यानी कि कौन सा रासायनिक समूह और कोशिका विभाजन जो है वो रासायनिक शाखा निर्माण की प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका जो है, इस कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी इसने। लेकिन जीवित कोशिका पूछ ले तो ल्यूवेनहोक। क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहोक जीवित कोशिका के जो है जनक हो जाएंगे, खोज करने वाले हो जाएंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान व स्लाइडेन के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कौन सा जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, तो किसे कहा जाता है, केंद्रक को। किसे कहते हैं, केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का आत्मघाती थैली, ये रहा बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका का आत्मघाती जो थैली है वो किसको कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। आत्मघाती थैली के बारे में पूछा तो लाइसोसोम राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली या थैला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए भाई अगला प्रश्न ये है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच भ्रष्टाचार का प्रत्यारोपण क्या है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच भ्रष्टाचार का प्रत्यारोपण क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, तो आइसोग्राफ्ट। क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दो क्लास को आप, है ना, एक बार जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो भाई। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, यानी कि रेफ्रिजरेटर की सीधी सी बात कर लो भाई साहब, आपने सुना होगा आपके घर में जो है फ्रीज है, किसके बारे में, फ्रीज के बारे में। फ्रीज जो होता है उसमें जो हम अपने खाद्य पदार्थ रखते हैं वो खराब होने से किस कारण से बच जाते हैं, कारण क्या है उसका, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर, यानी कि न्यून तापमान व जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। यानी कि जो जीवाणु और फफूंद जो होते हैं ये बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर जो है ये सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, और ये रहा अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न ताप, यानी कि लो टेम्परेचर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का देखिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, बेहतरीन, बहुत ज्यादा बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी में पूछा जाएगा भाई साहब, मैं कंफर्म कह रहा हूं किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आपके ही पेपर में पूछ लिया जाए, समझ रहे मेरी बात, तो इसका आप अच्छे से रट लेना भाई साहब, ये कंफर्म ऐसा प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है इसके अंदर इतना हाईयर एग्जाम नहीं है भाई साहब, ये एक छोटा सा मतलब कि कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो इसके अंदर जो है उतना ही ज्यादा डेप्थ में प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सीधे के सीधे वन लाइनर प्रश्न जो होते हैं जिसे आप फैक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं वही पूछे जाएंगे आपसे,
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर ले तो श्रीमती भंडार नायके। कौन होगा? श्रीमती भंडार नायके। लेकिन हमारे इंडिया की पूछ ली जाए तो इंडिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंडिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पूछ ली जाए तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन प्रश्न ये भी बन सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दूसरी महिला राष्ट्रपति वर्तमान में ही तो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की भारत की प्रेसिडेंट बनी है। और भारत की ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। चलिए अगला प्रश्न। और देखिए आगे आ चुका है भाई साहब बेहतरीन रन का आगाज आपके लिए हो चुका है। सुन लीजिएगा भाई साहब प्रश्न को एक बार अच्छे से जल्दी क्लास को लाइक कर दो, जितने भी लाइव चल रहे हैं भाई साहब जल्दी से जल्दी, और एक बार शेयर भी कर दो। आपके लिए आया है आज के सेशन में प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत का एक पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश आपके 5 मिनट के अंदर आपके हथेली में होगा। समझ रहे हैं? आपकी हथेली में होगा। आप घुमाइए फिर पेपर को, ऐसे ही घुमाइए, सारे के सारे प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे आप। मैं भी आपको दिखा रहा हूं भाई साहब, देखी हुई आपने देखा होगा ना, पिक्चर्स देखी हुई आपको ज्यादा याद होती हैं। तो देखना एक बार जल्दी से। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का सबसे एक तो पुराना, कैसा है? भारत का सबसे पुराना भाग है, या भौतिक प्रदेशों का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? तो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है भाई साहब? काली मिट्टी। इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसके बाद में देखो आप ध्यान से, एक चीज और यहां से बनती है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये हिस्सा है किसका? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड जो है इसका हिस्सा माना जाता है क्या? प्रायद्वीपीय पठार। और फिर एक चीज और कि प्रायद्वीपीय पठारों के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा पठार, वैसे भारत का सबसे नीचा पठार, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार, ऐसे प्रश्न बहुत बार पेपर में आते हैं। ठीक है, आज उनके बारे में एक बार डिटेल से बात करेंगे। देखिएगा 5 मिनट लगेंगे आपको देखने में, बस 5 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई साहब जल्दी से जल्दी देखो, मैं एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये आपको इधर दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा, जिसे आप क्या कहेंगे? शिलोंग प्लेट्यू, यानी कि शिलोंग का पठार कहेंगे। अब ये शिलोंग का पठार कौन से राज्य में है? मेघालय में है। कहां पे है भाई? मेघालय के अंदर है। और किसके लिए जिम्मेदार माना जाता है? रेनफॉल करवाने के लिए। किसके लिए? रेनफॉल यानी कि वर्षा करवाने के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, गारो, खासी, जैंतिया, और एक ये पठार, जिनके बीच में कीपनुमा आकार की संरचना बनती है या स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भारतीय बंगाल की खाड़ी का या BOB, बे ऑफ बंगाल का जो मानसून आता है वही मानसून यहीं पे फंस कर रह जाता है, और इसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है इस गारो, खासी, जैंतिया व शिलोंग पहाड़ी जो पठार है इसी क्षेत्र में, जिसे आप मासिन राम के नाम से जानते हैं, जिसमें जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। 1 नंबर पठार कंप्लीट अपना। उसके बाद में देखो भाई अगला ये रहा छोटा नागपुर का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपसे, प्रश्न इससे पूछा जाए ना पूछा जाए शिलोंग के पठार से, लेकिन छोटा नागपुर के पठार से पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं तो भाई साहब रट लेना इसे। छोटा नागपुर का पठार जो है ये कहां पे है? झारखंड में। कहां पे है? झारखंड के अंदर है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का कहते हैं रूर प्रदेश। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। रट लेना ये प्रश्न, ठीक है। और साथ ही साथ एक नदी है, नदी का नाम है दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, जिसमें से एक होता है हमारे पास हजारीबाग का पठार और एक होता है रांची का पठार, यानी कि इनके बीच से ऐसे एक नदी प्रवाहित होती है जिसे आप क्या कहते हैं? दामोदर नदी कहते हैं। ठीक है, इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे छोटा नागपुर के पठार से, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रखना इस प्रश्न के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट और दिखा देता हूं मैं आपको एक और प्लेट्यू। देखो ध्यान से, ये आपको इधर दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा ये रहा दंडकारण्य का पठार। कौन सा दिख रहा है? दंडकारण्य का पठार, यानी कि दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य का पठार जो है ये बेसिकली कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर जो है मुख्य रूप से ज़्यादा हिस्सा उड़ीसा में आता है। हालांकि ये आंध्रा में भी है और थोड़ा सा हिस्सा इसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट में, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इसका किस में आता है? उड़ीसा में आता है। तो ये उड़ीसा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है दंडकारण्य के पठार में। साथ ही साथ उसके बाद में एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे। देखो इधर ये वाला प्लेट्यू दिख रहा होगा आपको, मेवाड़ का प्लेट्यू, ये दिख रहा मेवाड़ का प्लेट्यू। ये मेवाड़ का जो पठार है ये आपको दो जगह पे देखने को मिलेगा, एक तो राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। किसमें? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में आपको जो है मेवाड़ का पठार जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ फिर देखना यहाँ पे एक नदी बहती है मेवाड़ के पठार वाले क्षेत्र में। यहाँ पे नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी बहती है? बनास रिवर जो है इधर से प्रवाहित होती है। चलिए अगला पठार देखिएगा। देखो भाई अगला प्लेट्यू ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये जो रेड कलर का ये वाला दिख रहा है, ये गोले के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और ये भी वही बात है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दोनों में फैला हुआ है मालवा का पठार। और इसके अंदर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है चंबल, जो कि बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। बीहड़ बनाने का कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा बीहड़। कौन सी नदी में पूछे तो चंबल नदी राइट आंसर होगा। उसके बाद में डाकुओं के लिए प्रसिद्ध नदी भी चंबल होगी, और साथ ही साथ पूछ लिया जाए कि उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल नदी होगी। उसके बाद में देखो अगला प्लेट्यू, ये आपको इधर ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा देखो ये वाला ऐसे, ये वाला जो पठार दिख रहा है इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। अब ये बुंदेलखंड कहाँ कहाँ पे है? तो ये है एक तो मध्य प्रदेश में और एक यूपी में। मध्य प्रदेश यानी एमपी और यूपी के अंदर ये फैला हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है, नदी का नाम है बेतवा। क्या नाम है? बेतवा नदी इधर से प्रवाहित होती है। अगला देखिएगा, अगला आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये छोटा सा एक और, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं बघेलखंड का पठार। और ये किस किस में है? ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है इससे होकर के? केन नदी जो है ये प्रवाहित होती है, बहती है। साथ ही साथ फिर आगे देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे आपको एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में। देखो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसे रेड कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो प्लेट्यू दिख रहा है आपको ये वाला, इस प्लेट्यू का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा लद्दाख का पठार। क्या होगा? लद्दाख का पठार। अब लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है? ऊंचा पठार है। और इसी लद्दाख के पठारी क्षेत्र की बात कर ले तो ये काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी दोनों के मिड में आता है, दोनों के बीच में स्थित है लद्दाख का पठार। ठीक है, तो ये बहुत ही शुष्क मरुस्थल के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से? शुष्क मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर कभी भी प्रश्न में पूछ ले कि लद्दाख का पठार या भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज और देखना, इस वाले क्षेत्र में मैं थोड़ा सा अलग कलर से इसे डिनोट करने की कोशिश करूंगा। ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भारत में तो नहीं है, लेकिन ये जो पठारी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहते हैं? पामीर का पठार। और पामीर का जो पठार है, यह पामीर का पठार पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कैसा है? सबसे ऊंचा जो पठार है कौन सा है? पामीर का पठार। और अब इसके ऊपर जब जाते हैं ना आदमी, बड़ा है, ऊंचा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया तो वो तो होगा तिब्बत का, लेकिन सबसे जो पामीर है, ये पामीर दुनिया का सबसे
बड़ा पठार है और दुनिया का सबसे बड़ा है। और उसके ऊपर जब आदमी जाते हैं तो देखते तो ऐसे लगता है कि विश्व एक छत की तरह दिखाई देता है। इसी कारण से पामीर के पठार को कहते हैं विश्व की छत। क्या कहते हैं? विश्व की छत भी इसको कहा जाता है, पामीर के पठार को। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, ये यहाँ पे, ये तिब्बत का पूरा एरिया जो वर्तमान में चाइना के अधिकार में है, इसे कहते हैं तिब्बत का पठार। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार। आपसे अब पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखना इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं पठारों से। और देखो ध्यान से, देखो भाई, एक पठारी क्षेत्र आपको, ये भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र जिसे आप दक्कन का पठार, ये पूरा का पूरा, देखा मैं ब्लू कलर से इसे डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है इसको नाम दिया जाता है दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन पठार या दक्कन प्लेट्यू। अब इस दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार। अब इससे एक प्रश्न बनता है, देखना ध्यान से। अब इस दक्कन के पठार को जो है दो भागों में डिनोट किया गया है, विभाजित किया गया है, 2-3 भागों में। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा देखो, व्हाइट कलर से इसमें लिखा भी हुआ है डेक्कन ट्रैप, यानी कि दक्कन का ट्रैप जो है वो कौन सा है? ऊपर वाला महाराष्ट्री या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। साथ ही साथ फिर इसे विभाजित किया गया है, एक नीचे कर्नाटक का पठार, ये वाला पूरा का पूरा, और इसका एक हिस्सा ये रहा जिसे आप आंध्रा का या तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना दक्कन का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ये भारत का पठारी क्षेत्र है। इससे आपसे प्रश्न पूछे ना पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बार यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश पूछ ले तो भी ये होगा। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, देखना इसमें ध्यान से। ये आपको थोड़ा सा अलग अलग या थोड़ा सा ज्यादा भारी दिख रहा है आपको, इधर से देख लो, ये पठारी क्षेत्र पूरा का पूरा देख लो ध्यान से। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो ये पूरा का पूरा अपने पास मालवा हो गया, ये अपने पास कौन सा हो गया? इसके यहाँ पे एक छोटा सा और है जिसे आप मेवाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया, ये बघेलखंड हो गया, ये अपने पास छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र हो गया, ये अपने पास शिलोंग का पठार हो गया, और ये अपने पास दंडकारण्य हो गया, ये आंध्रा तेलंगाना का पठार हो गया, ये दक्कन ट्रैप हो गया, और ये कर्नाटक या मैसूर का पठार हो गया। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ से कैसे भी पूछे तो आप अच्छे से दे सकते हैं किसी भी प्रश्न का जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जल्दी एक बार अपने साथियों में शेयर कर देना। आज के सेशन में हम इस मिसलिनियस बिंदु के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक भी प्रश्न आप अपने एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे यहां से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में, नेक्स्ट में हम मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ, मिसलिनियस बिंदु के साथ, और साथ ही साथ बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे, आपके बीच में आएंगे और हर एक प्रश्न का डिटेल एनालिसिस आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन अभी क्लास में दी थी शुरुआती में कि क्या हमें यह शुरू करना चाहिए कि ज्योग्राफी की एक वीडियो, हिस्ट्री की एक वीडियो, पॉलिटी की एक वीडियो, इकोनॉमिक्स की एक वीडियो, ऐसे बनाकर कुछ एक हम कोशिश करें। अगर आप यस कहेंगे तो मैं शुरू हूं आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि आप जैसा मैटर कहेंगे कि हमें वैसे जो है क्लासेज उपलब्ध करवाइए तो हम करवा सकते हैं, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इसीलिए तो हम आपके लिए जो है ये क्लासेज चला रखी हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का आंसर हमें दे सकते हैं। तो धन्यवाद।